हेलो। हसीन लगने लगे थे वो हर एक पल जब तुम साथ थे। हसीन लगने लगे थे वो हर एक पल जब तुम साथ थे। अब जगमगाता शहर भी वीरान सा लगता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो चलिए आज बहुत ही बेहतरीन सेशन का स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आएगा। एक जबरदस्त टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट पे बात करेंगे और हम सीखेंगे कि केटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और जो एक्सेप्शन है उनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सचेंज एनर्जी क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार्स क्या है, इनके बारे में भी सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। अब कोई ये ना पूछेगा कि सर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है। एटॉमिक मॉडल में लास्ट में पढ़ाता हूं एक साथ। पहले कौन आया फिर फेल हुआ, दूसरा कौन आया फिर फेल हुआ, तीसरा क्यों आया फिर फेल हुआ, या उनमें क्या कमियां थी, ये मैं लास्ट में पढ़ाता हूं। लगभग 30 मिनट का टॉपिक होता है। तो आप परेशान ना हो, हर एक चीज बहुत ही सिंथेटिक वे में पढ़ाई जाएगी और आपको बहुत मजा आएगा। आनंद ले रहे हैं मुझे पता है और आप आनंद लेते भी रहिए। हाँ, सवाल कर लीजिएगा। पीवाईक्यू की लिस्ट में लेके आया हूं और मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जाके क्वांटम नंबर्स के सारे सवाल कर लीजिए। गारंटी देता हूं कि अगर एक सवाल फंस जाएगा, गारंटी देता हूं कि अगर एक सवाल फंस जाएगा तो मार्कर यहीं पे छोड़ दूंगा। आपने क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस अगर किए होंगे 25 से 30 सवाल पिछले 15-20 सालों में पूछे गए हैं, हर एक सवाल स्मूथली हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा बिना पेन उठाए। यह है ताकत, यह है जादू क्वांटम नंबर की। यह है जादू आपकी, यह है जादू मेरी, या यह है जादू पढ़ने वाले की। मैंने इस टॉपिक के क्वेश्चंस कराए नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि नहीं कराऊंगा। मैंने क्वेश्चंस अपने मन से कराए हैं और इसके क्वेश्चंस छोड़ दिए ताकि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आए। तो मैं पीवाईक्यू की एक बुक लेकर आया हूं। 2023 में सवाल आता है कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक और एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या डिफरेंस है। आपको भी पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो m होता है वो -l से +l होता है। यानी कि अगर नंबर की बात करोगे तो 2l+1 होता है। कितना होता है? 2l+1 होता है। तो 2023 में पूछा गया था। ठीक है भैया। 2022 में पूछा गया था d ऑर्बिटल्स के बारे में और बोला था द शेप ऑफ dxy dyz और dzx ऑर्बिटल सिमिलर टू ईच अदर। सही बात है। एंड dx² - y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। गलत। dx² - y² और dz² एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा dx² - y² में 4 लोब हैं लेकिन इसमें 2 लोब हैं और एक रिंग है, तो सिमिलर नहीं है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है 2022 में। 2019 में क्वांटम नंबर पे ही बात कर रहा हूं। पूछा था डिक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर 4d 5p 5f 6p का, बता लोगे। 2019 में पूछा था ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड ऑफ 3 टोटल नोड्स, जिसमें 3 एंगुलर नोड हैं और 3 टोटल नोड हैं, उसका क्या होगा। फिर 2018 में पूछा था कि रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, जिसमें सी ऑप्शन था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाते हो। पैरेलल भरना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन अप भरा था, 1 इलेक्ट्रॉन डाउन भरा था, तो वो गलत हो जाएगा। 2017 में जो पूछता है सवाल वो छोड़ दीजिए। 2017 में पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल में बोले ना कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, लोकेशन कोई भी हो, आंसर 2 ही होगा। फिर 2016 में पूछता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है। आप सोच रहे होंगे क्यों बता रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा। नहीं दोस्त, बताना जरूरी है, गिनाना जरूरी है और आपको करना जरूरी है। हाथ जोड़ के प्लीज मेरी आप लोगों से विनती है, एक बार सवाल कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा ना तुम्हारे अंदर, तुम एकदम मतलब हाई लेवल की एनर्जी में जी रहे होगे यार। 15-16 साल वाली एनर्जी में सोचो ना कि कितनी एनर्जी में थे हम। पहले ताकत होती थी, कुछ भी कर देंगे। कोई कहता था हाथ हाथ चाला, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसी एनर्जी होती थी। क्यों? कॉन्फिडेंस था। क्योंकि तब हम जो पढ़ते थे उस पर कॉन्फिडेंट रहते थे। मैं भी बेटा 12 तक मान लो कि हर एक क्लास में टॉप किया हूं। स्कॉलर था मैं, अच्छा स्कॉलर था। जब आईटी में रैंक आई तो पता चला नहीं रे बाबा, यहां पे बहुत सारे लोग हैं, दुनिया बहुत लंबी है, तो आप टॉप करते आ रहे हो, कॉन्फिडेंस ज्यादा था। फिर बाद में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता जब आप भीड़ में आते हो। सवाल करिए। 2016 में सवाल आया था
कि टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाई, दो इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 2015 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे आया था, अभी मैं पढ़ाऊंगा, और डी इलेक्ट्रॉन आया था, और एंगुलर मोमेंटम पे आया था, क्वांटम नंबर पे आया था, क्वांटम नंबर पे आया था। गैडोलिनियम का आपको डीए ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो उसको नहीं करना है सवाल। फिर 2012 में सवाल आया था कि सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 2012 में आया था कि कौन सा करेक्ट है, फिर 2012 में आया, 2011 में आया, 2011 में आया, 2009 में आया, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे सवाल, लगभग मैं आपसे बोल दूं तो 27 सवाल पूछे गए, 27 सवाल। ठीक है भाई, चलो रख देता हूं, मैंने कराया नहीं, गुस्सा कोई नहीं होगा। मैंने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था दोस्तों? ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल बताया रहा है। क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल बता रहे थे। एक आपसे सवाल पूछा गया है पीवाईक्यू में, जिसमें 6ns दे रखा है और n-1p दे रखा है, n-2d दे रखा है, और ऐसे करके दे रखा है। पूछा है किसकी एनर्जी का लेवल ज्यादा होगा। आपको जब SPDF सब में बात की जाए तो आपको n वो वैल्यू चूज करना है जिसमें सारे सबसेल फिट हो जाएं। जैसे आप मेरे से पूछते हो कि सर शुरू करते हैं, प्यारे बच्चों आ जाओ, कि NS है सर, हाँ, NP है सर, हाँ, n-1d है सर, हाँ, n-2f है सर, हाँ, बताइए सर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हमने कहा यार n तो हाइपोथेटिकल नंबर है, तुमने कहा हाँ, तुमने कहा यार ऐसी वैल्यू ले लो जिसमें एफ भी सेट हो जाए। तुमने कहा सर n की वैल्यू 1 ले लें, नहीं ले सकते ना यार, माइनस में आ जाएगा। 2 ले लें, नहीं ले लो। हमने कहा यार n की वैल्यू अगर 6 ले लोगे, 7 ले लो, 8 ले लो, मिनिमम 6 लो, क्योंकि तभी तो 4f आएगा, 3f पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास 6s होगा, हाँ, 6p होगा, हाँ, 5d होगा, हाँ, 4f होगा। ठीक है भैया, अगर इनको एनर्जी का ऑर्डर में अरेंज करोगे मेरे बाबू, तो आप ध्यान से देखोगे कि यहां पे 6 + 0 होगा, यहां पे 6 + 1 होगा, यहां पे 5 + 2 होगा, यहां पे 4 + 3 होगा। इसके n + l की वैल्यू 6 है, इसके n + l की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है। ठीक है भैया, तो अगर एनर्जी का ऑर्डर लिखोगे तो सबसे कम एनर्जी होगी 6s की, फिर होगी, इन तीनों में n + l की वैल्यू सेम है, तो हम n के हिसाब से चलेंगे, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, यानी कि आएगा 4f, फिर आएगा 5d, फिर आएगा 6d। ये आराम से ध्यान से देख लीजिए, ये आराम से ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, ये आंसर होने वाला है। यानी कि अगर मुझे इसके हिसाब से लिखना है तो मैं लिख सकता हूं ns, फिर जाएगा n-2, f में फिर जाएगा n-1, d में फिर जाएगा np। ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है भैया, हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल में 4 रूल पढ़े थे। पाउली एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पाउलीज प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा पढ़ा था हुन्स रूल, क्या पढ़ा था? हुन्स रूल पढ़ा था। तीसरा n + l रूल पढ़ा था। ठीक है, चौथा पढ़ा था ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ रूल और हुन्स रूल में बड़ा टेंशन होता है लोगों को, तो n + l रूल सिर्फ एनर्जी का ऑर्डर बताता, बाकी कुछ और नहीं बताता, लेकिन हाँ यूज करते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन हम इन्हीं 3 रूल से भरेंगे, पाउली, हुन्स, ऑफ-बाउ। पाउली कहता है कि एक डब्बे में तुम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तुमने कहा ठीक है, लेकिन अपोजिट स्पिन के भरोगे। ठीक है भैया, तुम एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। तुमने कहा ठीक है भैया। पाउली कह रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका कौन बताता है? पाउली बताता है। कौन बताता है? हुन्स क्या कहता है?
हुंड्स कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये सबसेल में बताता है कि किसी भी तुम सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, एस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है यार, तो भरते समय ध्यान रखना कि पहले तुम्हें सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरना है, देन पेयरिंग करवानी है। देन क्या करानी है? पेयरिंग करानी है। एन प्लस एल रूल एनर्जी बताता। ठीक है सर, एनर्जी बता दिया, एनर्जी बता दिया तो हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, और ये बताता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसके हिसाब से? ये बताता है कि अगर तुमने यहां पे 2s ले लो और यहां पे 2p ले लो, ये बताता है कि अगर तुमने 2s में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2p में जाके इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो वो गलत माना जाएगा। वो गलत माना जाएगा क्योंकि जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हें पहले भरना पड़ेगा। जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हें पहले भरना पड़ेगा। मेरे भाई इस बात को दिमाग में बैठा लो, गांठ जोड़ लो। तुमने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रल एटम का। न्यूट्रल एटम जैसे आपने कहा सर क्या होना चाहिए, तो जे स्टार बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। मैंने 2 बातें बोली, क्या बोली है ध्यान से समझना। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। पहले रट्टा मारते हैं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। 2 बार बोलना है, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या बोलना है? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल आ गया, बोलेंगे फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, खत्म हो जाएगा। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये ऑर्डर हो जाएगा, तुम्हें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा ये क्या है, सुनना जरा। एस के सामने 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना लिखना चाहो 110 120 130 सबका लिख सकते हो, मैं पूरा बता दे रहा हूं। फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर आएगा गुड फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुड फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि जी भी एंट्री करेगा, लेकिन जी तो सिलेबस में है ही नहीं, तो जी की बात नहीं करेंगे। ठीक है भैया। पी शुरू होता था 2 से, लिखेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। 120 तक का सिखा रहा हूं मैं। एंट्री होती है डी की, डी शुरू होगा 3d से, 3d, 4d, 5d, 6d। एफ शुरू होता 4f से, 4f, 5f, खत्म हो गया। ये ऑर्डर है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। अच्छा, अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, एस में 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 2 120। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 120 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने ट्रिक बता दिया है। अब आप या तो लेबराई कर लो या आप तो मिस्त्राना कर लो, जो आपकी इच्छा हो, जैसे आपको सॉल्व करना हो, जैसे तुम्हारा मन करे यार वैसे कर लो। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन कोई घंटा नहीं है, सिर्फ टेंशन तुम्हें लेनी है, मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है। सही है भाई? तुमने कहा अच्छी बात है सर। अगर सोचो मैं हाइड्रोजन लिखूंगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 1, तो लिखूंगा 1s1, क्योंकि पहले 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लिखूंगा ना यार। अगर मैं हीलियम लिखूंगा, ये 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। अगर मैं लिथियम लिखूंगा 3 है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1। तुमने कहा अच्छा 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। ओके, ये वाला चीज थोड़ा सा अलग कर देते हैं। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 4 है तो 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1। जितने इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के हिसाब से भरते जाओ।
1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3। अगर ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है, नियॉन 10 है। ये कोई नहीं बताता है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आप प्यारे बच्चों के लिए। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तुमने कहा नहीं 6 नहीं 2p4, क्यों? 2 2 4 4 2 8, 1s2 2s2 2p5। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तुमने कहा अच्छी बात है सर, 10 तक सिखा दिया। अब ध्यान से समझना, सोडियम नामक अल सी पा स क ल रे। ध्यान सुनना, सोडियम 11 है, भरो तुम, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। उम्मीद करता हूं कि इसका आप भर लोगे, घर से भर लेना। पास कलार। ठीक है, इसका सीखो, कका शक्ति वक्र, कका शक्ति वक्र मन फेको नी अच्छा, इसको याद करा दे रहा हूं, सुनो। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, आप कर लोगे। ठीक, अगर पोटेशियम और कैल्शियम लिखना है तो कान खोल के सुन लो, पोटेशियम और कैल्शियम लिखना तो कान खोल के सुन लो। इसका 19 है, इसका 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक नया ट्रेंड आया है कि इससे पहले जो इनर्ट गैस आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन आप छुपा सकते हो। यानी कि मैं लिख दूं अगर आर्गन, तो 18 तक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिक्स हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और 3p6 के बाद आएगा 4s1, 3p6 के बाद आएगा 4s1, आप यहां पे देख लो। ठीक है, अगर कैल्शियम 20 है तो हो जाएगा आर्गन 18 और 4s2। सही बात है। अगर इसके बाद कैल्शियम के बाद मैं बात करूं तो स्कैंडियम आएगा 21, टाइटेनियम आएगा 22। ठीक है, 2 सिखा दे रहा हूं, बाकी ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है भैया, स्कैंडियम 21 है तो बेटा आर्गन तो छुपा ही लिया तुमने, आर्गन 18 हो गया। 4s2, 4s के बाद आएगा 3d, तो यहां पे हो जाएगा 3d1। यानी कि तुम इसे छुपा सकते हो, इसके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रोल होगा ही नहीं। अरे ये तो फिक्स है ना, ये तो अंदर वाले सेल में है। अरे मेरे भाई इसका फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही इसमें कोई चेंज आएगा, ना ही कभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके। तो यानी कि इसको अब हम इग्नोर करेंगे। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, अभी नहीं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, इसको इग्नोर करना। ये आएगा 18 और हो जाएगा 4s2 3d2। यानी कि आगे से हम डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय आर्गन को छुपा सकते हैं, सिर्फ लास्ट वाले हम इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं। बहुत मजा आएगा। एक तरीका देखो, पहले कैसे याद करते हैं। डी ब्लॉक के कैसे लोग याद करते हैं? ऐसे याद करते हैं, शक्ति, या ऐसे याद कर लो। वैसे तो काका शक्ति वक्रमण फेकोनिकूजन है, इनऑर्गेनिक में याद करवाता हूं मैं, लेकिन फिर भी ठीक है, दूसरा तरीका बता दे रहा हूं। साइंस टीचर, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, विनीता कृपलानी, कोई होंगी कृपलानी, अपने को क्या लेना। विनीता कुमारी बोल दो या फिर कृपलानी बोल दो। विनीता कृपलानी, कुमारी बोल दो, विनीता कुमारी। मनी फेको,
मनी फेंको, नहीं तो कुत्ते झिनझिनाएंगे, झिनझिन झपाक झिनझिन झपाक झिनझिन झपाक झिनझिनाएंगे, झिनझिनाएंगे। साइंस टीचर विनीता कृपलानी से कह रहे हैं कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनी फेंको, मनी मतलब रुपया, मनी फेंको नहीं तो कुत्ते झिनझिनाएंगे, नहीं तो कुत्ते झिनझिनाएंगे। कुत्ते झिनझिनाते ऐसे करते हैं। अब मैं कुत्ता तो नहीं हूं लेकिन एक्टिंग कर सकता हूं, देखता रहता हूं, आसपास मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। नहीं नहीं, मैं दोस्त को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हाँ है। चलिए, साइंस टीचर विनीता कुमारी मनी फेंको, फेंको नहीं तो कुत्ते झिनझिनाएंगे। दो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है मैं बताऊंगा, प्रूव करके, एनसीईआरटी में गिवन है। बहुत कम लोगों को पता होती है बात, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका होता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 29 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 30 को 20 + 10। ठीक है भैया, ध्यान से समझना। अगर आपने यहां पे देखा तो ये चीज कॉमन आ रहा था, ये इसको हम विलुप्त भी कर सकते हैं। 4:3 3D1, 4:3 3D2, यानी कि सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 4s 3D, 4s 3D, थोड़ा सा इसका भी हो जाएगा 4s 3D, 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 इसको नीचे लिख देता हूं, इसका भी हो जाएगा 4s 3D, इसका भी हो जाएगा 4s 3D, इसको नीचे लिख देता हूं, इसका भी हो जाएगा 4s 3D, इसका हो जाएगा 4s 3D। ऊपर नीचे नहीं किया हूं, इसलिए किया हूं ताकि जगह पता चल जाए। ये सब जे स्टार है, इसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ट्वेंटी 21 है तो 21 लिख दो, 22 है तो 22 लिख दो, 23 है तो 23 लिख दो, एक्सेप्शन छोड़ो। 25 है तो 25 लिख दो, 26 है तो 26 लिख दो, 27 तो 27, 28 तो 28, 29 एक्सेप्शन, 2010 है तो 210 लिख दो। ठीक है, इसका होना चाहिए था 4s1 3D4, लेकिन इसका हो जाता है 4s2 3D4 होना चाहिए था, ये हो जाता 4s1 3D5। इसका होना चाहिए था 4s2 3D9, लेकिन ये हो जाता 4s1 3D10। क्यों होता है अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये एक्सेप्शन है और ये भी एक्सेप्शन है। इसका रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। तुमने कहा सर याद कैसे होगा? अगर मैं बोलूं कि पहले तो तुम एलिमेंट याद कर लो, याद करो, जरूरी है, डीएफ ब्लॉक अपने सिलेबस में है और एनसीईआरटी ने तो बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि इनऑर्गेनिक में तुम्हें यह चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट में यही बता दूंगा। पहले तो याद करो, इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। शक्ति लिखो मेरे साथ, लिख लो हिंदी में कहीं, शक्ति वक्र मन फेको निकूजन। अगर वैसे नहीं याद होता तो ऐसे याद कर लो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मनी फेको। फेको में दो लोग हैं, फेको में दो लोग हैं। नहीं तो से सिर्फ एक है। कुत्ते 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 मतलब कुत्ते झिनझिनाएंगे, झिनझिन झपक झिनझिन झपक। आपने देखा झिन 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 ऐसे करके आवाज आती। किसी तार नहीं, तार ऐसे लगा खींच दो, झिन ठन से आवाज नहीं आती, झिन झिन, तो वही झिनझिनाएंगे। कुत्ते करते नहीं पूछ ऐसे, उसी को झिनझिनाना कहता है। ठीक है भाई। अगर 21 है तो 4s2 3D1, 22 है तो 4s2 3D2, 23 है तो 4s2 3D3, 24 है तो एक्सेप्शन,
4s1d5, एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता। 25 है तो 4s2 3d5, 26 है तो 4s2 3d6, 27 है तो 4s2 3d6, अगर 27 है तो 4s2 3d7, अगर 28 है तो 4s2 3d8, 29 है तो एक्सेप्शन है 4s1 3d10, अगर जिंक है 30 है तो 4s2 3d10। कितना खूबसूरत। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां यूज होगा, यूज कहां होगा? पहली बात तो इनऑर्गेनिक में भर भर के यूज होगा, इनऑर्गेनिक में यूज होगा, पीरियोडिक टेबल में यूज होगा, डी ब्लॉक में यूज होगा, प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होगा। इसे आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि सर आपसे बोलेंगे कि यह चीज आपको तो आता ही होगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहे हो FeCN6 2- और आपने कैलकुलेट किया 4-, आपने कैलकुलेट किया कि यार आयरन पे तो +2 चार्ज आ रहे हैं, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता होगा, तभी तो आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या भैया मेरे बाबू मेरे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो याद करो भाई, मैं 2 मिनट देता हूं आप लोगों को। अगर याद हो जाएगा बहुत मजा आएगा। चला भाई, याद हो गया? चलिए याद कर लीजिए भाई, फटाक से याद हो गया सभी लोगों को? एक बार देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। तब तक एक रंगीन शायरी सुना देता हूं मोहब्बत के ऊपर। मैंने बोला था ना कि मैं स्टार्टिंग में मोहब्बत पे नहीं सुनाता हूं, लेकिन लास्ट में जरूर सुनाऊंगा। कि काश इजहार उन्होंने ही किया होता, कि काश इजहार उन्होंने ही किया होता, बेचैन ए दिल ना हुआ होता। अगर खुद आकर कह देते मोहब्बत है हमसे, अगर खुद आकर कह देते मोहब्बत है हमसे, तो शायद आज दीवानगी में ये हाल ना हुआ होता। और अक्सर ऐसे ही होता है जीवन में कि जब आप किसी से खुद मोहब्बत करते हैं तो बहुत टूट के मोहब्बत करना पड़ता है, चाहे वो लोग से हो, वस्तु से हो, किताबों से हो, है कि नहीं? और सोचो किताबें तुमसे खुद मोहब्बत करने लगे, तुम्हें पास बुलाए कि आओ मुझे पढ़ो, तब कहते हैं ना कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे देखो बायोलॉजी सब्जेक्ट आप पढ़ते नहीं हो, ऐसे बुक रखी होती ना बायोलॉजी, आप तुरंत उसी तरफ अट्रैक्ट होते हो। फिजिक्स रखी होती तो ऐसे कहते नहीं, क्योंकि आपको प्यार ही नहीं है ना उस सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री नहीं, उधर नहीं। तो प्यार करना सीखो, जब प्यार करना सीखोगे तो मोहब्बत होगी, और मोहब्बत होगी मेरे भाई तो मजा भी आएगा, भरपूर मजा आएगा, मैं आपको बताता हूं। चलिए भाई, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, याद करने का, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई? तो 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने याद करवा दिए। बाकी आपको जो भी याद करना हो इसमें से लिख लो। कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है वो 30 तक में क्या एक्सेप्शन मैं बता दे रहा हूं। ठीक है? बाद वाले एक्सेप्शन आपके डीएफ ब्लॉक में पढ़ाए जाएंगे, जो डी वाले एक्सेप्शन है। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लोगों को नहीं पता होता, याद रख लेना। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बार पूछा गया सवाल। 2022 में भी सवाल इसके ऊपर आया था, एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर। अक्सर लोग गलती करते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता। चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, और आपको मैं दिखाता हूं कि D4 का एक्सचेंज एनर्जी और D5 का एक्सचेंज एनर्जी में ज्यादा कौन ला 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 ला
नो नो, लो 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 लो। ऊपर नीचे क्यों है? बिल्कुल अब सही। ये D4 है और ये D5। देख लेना, जे स्टार ट्रिक बता रहा हूं और ये फेल नहीं होगा। एनसीईआरटी में लास्ट में आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद तो ऐसे ब्रैकेट में ग्रीन कलर में दिया एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है ना। लोगों को ये बात पता नहीं होती है। लेकिन आइए, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भरोगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भरोगे। जो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज हो सकता है उसकी उतनी ही यूनिट एक्सचेंज एनर्जी होगी। तुमने कहा नहीं, मतलब समझा नहीं। हमने कहा मतलब है कि तुम्हें, क्या मैं मोटा लग रहा हूं? लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पेट दिखता है साइड से। मेरे घर वाले भी मेरी वीडियो देखते हैं। मेरी मम्मी ने तो सब्सक्रिप्शन ले लिया भाई, हैं? हर वीडियो देखती है मेरी मम्मी और कहती है कि मैं खूब हंसती हूं। कितना मतलब अच्छा लगता ना। मतलब बताओ, बचपन में माँ बाप ने पढ़ाया। अच्छा, मैंने कई बार मम्मी पापा के बारे में भी बोल देता हूँ कि सब मतलब ही होते हैं, तो बुरा नहीं मानते घर वाले, कहते ठीक है। मस्त एलसीडी पे लगा के देखते हैं मेरे घर वाले। एलसीडी पे लगा के मम्मी पापा शाम को रोज 2 घंटे मेरी लेक्चर चलती है, और भी आराम आराम से। हमने कहा ये तो अलग ही मोहब्बत चल रही है यार। मम्मी को तो मेरे वो लास्ट वाला क्या था वो चैप्टर, अरे वो रेडॉक्स, लास्ट वाला चैप्टर रेडॉक्स मेरी मम्मी सीख गई थी। इसका गुड़ा उसमें करना, उसका गुड़ा इसमें करना। मेरी मम्मी उठा छाप पढ़ाई नहीं की है, फिर भी देखते देखते आदमी सीख जाता है। तो मम्मी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, पापा को प्रणाम कर रहा हूँ, सभी घर वालों को प्रणाम कर रहा हूँ। जो लोग देख रहे होंगे वीडियो, देखते हैं, सबने सब्सक्रिप्शन ले रखा। मोहब्बत है, अपने बच्चे को देखने का एक अलग ही ललक है। सही है, बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगता, मोटिवेशन लगता है। तो ठीक है, देखते रहो। क्या बोल रहा था मैं, कि जो इलेक्ट्रॉन जितने से एक्सचेंज हो सकता है उतनी उसकी एक्सचेंज एनर्जी होती है। तुमने कहा अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो कितने से एक्सचेंज हो सकता है? 3 से। ओके, नीचे लिख ले रहा हूं, एक्सचेंज एनर्जी 3। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ये वाला तो सबसे एक्सचेंज हो गया है, लेकिन ये वाला तो सिर्फ इससे एक्सचेंज हुआ, इससे एक्सचेंज हुआ नहीं। हमने कहा सही बात कह रहे हो। तो ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये इससे हो सकता है, लेकिन वो हम काउंट कर चुके हैं। लेकिन हम वो काउंट कर चुके हैं तो 2 आ गया। बहुत सही बात है। अब बेटा ये इससे भी एक्सचेंज हो चुका, ये इससे भी एक्सचेंज हो चुका, लेकिन ये इससे एक्सचेंज नहीं हुआ। तो यहां पे ऐसे इससे एक्सचेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ गई? 6 यूनिट आ गई। कितनी यूनिट आ गई? 6 यूनिट आ गई। ये तरीका निकालने का बहुत कम लोगों की बात पता होती। तो एक बात दिमाग में बैठा लो आप कि भाई मेरे, अगर आपको D5 का एक्सचेंज एनर्जी निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखो, इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, और इसका इससे हो सकता है। तो इसके लिए जो एक्सचेंज एनर्जी आ रही है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 5 आएगी। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज हो चुका है मेरे भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज हो चुका है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ओके 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 ओके। तो ये वाला अब इससे एक्सचेंज होगा, ये वाला इससे एक्सचेंज होगा, ये वाला इससे एक्सचेंज होगा। तो कितने एक्सचेंज हुए? 3 एक्सचेंज हुए। कितने एक्सचेंज हुए? 3 एक्सचेंज हुए। अब ध्यान से समझना, ये वाला इससे हो चुका है, ये वाला इससे हो चुका है, लेकिन ये आगे वालों से नहीं एक्सचेंज हुआ है। तो ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा, ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा। तो 2 एक्सचेंज एनर्जी आएगी, 2 यूनिट आएगी। और लास्ट में ये वाला
इससे एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि ये इससे हो चुका है ग्रीन, देखो ये ग्रीन वाले से हो चुका है, देखो ये देखो येलो वाले से हो चुका है, ये देखो पर्पल वाले से हो चुका है, अब ये रेड वाले से हो जाएगा आगे वाले से। ठीक है भैया, तो कितना हो जाएगा, एक टोटल कितनी आएगी, 5 3 8 2 10, नहीं 5 3 8 1 2 3 4, गलत कितना आएगा 4, अरे 1 2 3 4 4, 1 2 3 3, 1 2 2 1, कितना आएगा 10। आंसर मुझे याद था। जो स्टेबिलिटी होती है वो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सचेंज एनर्जी से। किससे, एक्सचेंज एनर्जी से। याद रखना डीएफ में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यानी कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किस ऑर्बिटल की, D5 की ज्यादा होगी D4 से। इसकी लोग ओरिजिनल रीजन नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, उसका रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। चलो एक्सचेंज एनर्जी तुमने बता दिया, तो हम कैसे मान लें किसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। तो आओ मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि D4 के 6 यूनिट होती है और इसकी 10 यूनिट आएगी। इसकी कितनी आएगी, 10 यूनिट एक्सचेंज एनर्जी आएगी। तुमने कहा इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, हमने कहा हां भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन ये भी रखे जा सकते हैं, यहां पे सारे रखे जा सकते हैं, यहां पे भी सारे रखे जा सकते हैं। तुमने कहा ओके ओके, मैं समझ गया कि आप क्या बात कर रहे हैं, कि क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए 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 मेरे भाई, इसीलिए अभी आगे बताऊंगा इसीलिए ये D4 ना होके D5 हो गया, क्योंकि यहां पे D5 की एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो S से एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब मजा आ गया। इसका मतलब है कि मेरे भाई इसका मतलब है कि मेरे भाई यहां पे 4s2 3d4 ना होके 4s1 3d5 हो जाएगा। 4s से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा D में। रीजन क्या, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है भैया, चलो ये समझा दिया, अभी आगे भी समझाता हूं, परेशान मत हो। पहले एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करना आ गया। D7 D6 D8 सबका निकाल लोगे, एक्सचेंज एनर्जी सबका निकाल लोगे। जिसका नहीं निकालना हो ऐसे करके निकाल लेना। अब मैंने एक चीज देखा मैंने कहा यार कॉपी कर लेते हैं भैया। अब D9 और D10 की निकालते हैं प्रूव करूंगा बेटा निकाल के, और आपको होमवर्क दूंगा कि आप D6 D7 D8 का निकाल लेना। निकाल लोगे ना, बेइज्जती तो नहीं करवाओगे ना भैया नहीं सर। सर D9 है ये, ओके सर, ये D10 है, ओके। 9 है तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5, ओके। पेयरिंग वाला मैं दूसरे कलर से भर दे रहा हूं, इस कलर से, मड कलर से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, डाउन 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 डाउन। याद रखना अप वाले आपस में एक्सचेंज होंगे, डाउन वाले आपस में एक्सचेंज होंगे, क्योंकि अप वाले एक जैसे हैं, डाउन वाले एक जैसे हैं, क्योंकि अप वालों का अलग स्पिन क्वांटम नंबर होगा, डाउन वालों का कम होगा। तुमने कहा यार इसमें तो अगर मुझे एक्सचेंज एनर्जी निकालनी है तो यार ऊपर वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनका 10 आएगा, जो नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है उनका 6 आएगा, तो 16 एक्सचेंज एनर्जी हो जाएगा। तुमने कहा इस वाले से देख लो, 4 है तो कितने प्रकार से एक्सचेंज होंगे, 6 प्रकार से, 5 है तो 10 प्रकार से। अब ये ऊपर वाले आपस में एक्सचेंज होंगे, नीचे वाले आपस में एक्सचेंज होंगे, यानी कि भाई मेरे ध्यान से समझ लो, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं इनका आपस में एक्सचेंज होगा, उससे 10 यूनिट आएगी। जो नीचे वाले हैं भाई मेरे, जो नीचे वाले हैं उनसे कितनी आएगी, 6 यूनिट आएगी। ये आपस में एक्सचेंज होंगे, ओके वेरी गुड। इसी प्रकार भैया, इसी प्रकार ये जो ऊपर वाले हैं ये आपस में एक्सचेंज होंगे, ऊपर वाले आपस में एक्सचेंज होंगे, कितनी यूनिट आएगी, 10। नीचे वाले
नीचे वालों को मैं अलग कलर से बना देता हूं। नीचे वाले अलग प्रकार से एक्सचेंज होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी यूनिट 10 आएगी। यानी कि अगर कोई बोले कि टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी जाएगी, 10 + 10 यानी कि 20 यूनिट्स आ जाएगी और ये 16 यूनिट आ जाएगी। यानी कि एक्सचेंज एनर्जी किसकी ज्यादा, एक्सचेंज एनर्जी किसकी ज्यादा, D10 की ज्यादा है D9 से। उम्मीद करता हूं कि ये ऑनलाइन जगत में तुम पहली बार पढ़ रहे होगे, ये चीज पढ़ भी रहे होगे तो कोई बड़ी बात नहीं यार, है सिलेबस में तो पढ़ाते हैं लोग, लेकिन कैलकुलेट करना नहीं बताते। कैलकुलेट करना मैं सिखा रहा हूं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं तुम्हें इस बात को पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा। चलो भैया, ये लोग बोलते थे कि आप सर मोटिवेशनल शायरी सुनाते हो, मोहब्बत वाली शायरी नहीं सुनाते हो। सुनाता हूं मैं, समय समय आने पे सारी चीजें करते हैं। अब यार देखो, हमारा बैच तो एंडिंग पे है, बाकी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, थैंक यू, शुक्रिया। जिन्होंने रेटिंग नहीं की होगी, बस 5-10 मिनट लगता है खोल के वीडियोस पे रेटिंग कर देना, और क्या यार, सारे वीडियोस पे। अब ठीक है यार, चलता रहता है, मोहब्बत है, ठीक है भैया। होमवर्क क्या है आपका, D4, D6, D7, D8, बाकी तो निकाल ही लिया। इनका आप एक्सचेंज एनर्जी निकाल लेना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम। लेकिन जो D9 D10 में लोग बोल देते हैं कि सिमेट्रिकल है, फुली फील्ड है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मैं भी मान रहा हूं। रीजन क्या है उसका, रीजन है कि भैया फुली फील्ड है तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, ठीक है भैया। यानी कि मेरे भाई, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर से पहले आएगा क्रोमियम। क्रोमियम और कॉपर आप बाउ रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था लो एनर्जी वाले में, फिर बाद में भरना चाहिए था, लेकिन लो एनर्जी में भरता नहीं है कॉपर क्रोमियम। इसका होना चाहिए था 4s2 3d4, इसका होना चाहिए था 4s2 3d10 3d9, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता रे भिड़ो। तो होता कैसे है, ये होता है 4s1 3d5। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। ये है 4s1 3d10, इसका रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। और एक बात और याद कर लेना, कॉपर एंड क्रोमियम डज नॉट फॉलो अबाउ रूल्स। क्यों? अरे अबाउ रूल्स कहता भैया कि पहले तुम्हें 4s में भरना पड़ेगा, जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे, अगर भरोगे बेटा तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन एक्सचेंज एनर्जी कहता है कि नहीं रे भाई, हट तू, पहले हम अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। पहले हम किसकी क्या मेंटेन करेंगे, स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। पहले हम D5 और D10 बनाएंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि यार, कि जब तुम्हें कोई छोड़ के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो उसका फायदा है कि नुकसान है? उसका फायदा है, नुकसान तो उसका है ना जो छोड़ के जा रहा है। तो बस ऐसे ही, मतलब ज्यादा वो मतलब तुम सोचे ज्यादा शायराना हो जाते हैं सर, कि गैर को सीने से वो ऐसे लगाता होगा जिस तरह दरिया समंदर में नहाता होगा। गैर को सीने से वो इस तरह गले लगाता होगा जिस तरह दरिया समंदर में नहाता होगा। हम पे क्या फर्क पड़ा, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, वही बेवफा नुकसान मोहब्बत में उठाता होगा। तो इसका नुकसान नहीं है मेरे भाई, इसका बिल्कुल नुकसान नहीं है। इसका क्या खोया है, किसका क्या पाया? अरे बात समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। तो बेटा कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सोच रहे हो रूल फेल हो गया तो गंदे लोग हैं, नहीं,
रूल फेल हुए तो गंदे लोग नहीं हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो इलेक्ट्रॉन का होगा। ये लोग मस्त स्टेबल हैं, क्रोमियम कॉपर स्टेबल है। तुमने कहा ठीक है भैया। ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन। ठीक है भैया, ठीक है। अब इसको पढ़ा लेते हैं, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाएंगे। ठीक, तुमने कहा ठीक है भैया, एक हाइपोथेटिकल एटम मान लेते हैं। हमने कहा कौन सा मान लो? तुमने कहा सर कोई भी मान लो, एक एटम है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30। तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 1s2 2s2 2p6 10 10 10 20 10 30। इलेक्ट्रॉन भरते समय ऑन फिलिंग टाइम, ऑन इलेक्ट्रॉन फिलिंग टाइम ये ऑर्डर होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये कब होगा? इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, आफ्टर फिलिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, भरने के बाद। अच्छा हिंदी नहीं जानते हो ना? इलेक्ट्रॉन भरते टाइम, इलेक्ट्रॉन फिलिंग टाइम। मेरे कई दोस्त इंग्लैंड से आए होंगे, कई दोस्त रसिया से आए होंगे, मॉस्को से, तो उनके लिए है इलेक्ट्रॉन आफ्टर फिलिंग इलेक्ट्रॉन। तुमने कहा दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों तो सही है, बिल्कुल सही है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते समय हम n+l रूल को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन भरते समय हम n+l रूल को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भर जाता है, इलेक्ट्रॉन जब भर जाता है मेरे भाई, तब इलेक्ट्रॉन जब भर जाता है तो क्या हो जाता है? तब वो अपने अपने सेल में चले जाते हैं। ये 1s है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाले जाते हैं, जो बाहर होते हैं। यानी कि अगर मुझे M+ बनाना है, M+ बनाना है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर तो 30 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 हो जाएगा। अगर मुझे M+2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे लास्ट वाले सेल से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0। अगर मुझे M+3 बनाना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। अगर मुझे M+4 बनाना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। दैट्स वन। तुमने कहा अच्छा, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन में पहले हमें न्यूट्रल का पता होना चाहिए, भरते समय क्या ऑर्डर होता है, भरने के बाद क्या ऑर्डर होगा। ठीक है भैया, ठीक है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा, पहले आउटर मोस्ट के सेल निकलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है उससे कोई लेना देना नहीं है रे मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन निकालते समय हमेशा आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाला सेल होगा,
जो सबसे बड़ा सेल होगा उससे निकालेंगे, जो बाहर होगा उससे निकालेंगे। मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ में आई? इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के बाद उम्मीद है कि तुम्हें आ गया होगा। ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। ठीक है भैया। जैसे मान लो कोई मैंने मेटल ले लिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 मान लिया। क्या मान लिया? 20 नहीं, 18 मान लो। हाइपोथेटिकल है, सिखा रहा हूं। 18 मान लो। तुमने कहा ठीक है भैया। तो तुमने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए? 18। अगर मैं m-1 कर दूंगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद जो ऑर्बिटल आना चाहिए n+l रूल के हिसाब से भरेंगे। किसके हिसाब से भरेंगे? ऑफ बाउ रूल के हिसाब से भरेंगे। ऑफ बाउ रूल के हिसाब से कौन सा एटम आना चाहिए? 3p के बाद आएगा 4s, तो क्या भरेंगे? 4s1। अगर m-2 करेंगे तो बेटा यहां तक तो सेम रहेगा, यहां पे आएगा 4s2। अरे नीचे वाला लिखना नहीं चाह रहा। अगर मैं m-3 कर दूं तो यहां तक सेम रहेगा, ये आएगा 4s2, आगे आएगा 3d1। अगर m-4 कर दूंगा तो यहां तक सेम रहेगा, 4s2, 3d2। अगर m-10 कर दूंगा तो हो जाएगा 4s2, 3d, 10 है तो 3d8 हो जाएगा। दैट्स वन। तुमने कहा एनायन वाला तो बड़ा सिंपल है सर, इलेक्ट्रॉन गिन लो और आप बाउ रूल के हिसाब से जैसे पहले भरते थे वैसे अभी भी भर देंगे इलेक्ट्रॉन। हमने कहा बिल्कुल सही बात, वैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है भाई। चले भाई, केटायन में थोड़ा सा लोचा है, निकालना है। एनायन में तो भरना है, तो भरते समय तो आप बाउ रूल लगाते हो, n+ रूल के हिसाब से ऑर्बिटल अरेंज करते हो। तुमने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो लेक्चर में बहुत शानदार दे रहा हूं, बस चिल्पो मत करना। जो सिलेबस में है टू द पॉइंट सारी चीजें पढ़ाई जाएंगे, क्वांटम नंबर सारे खत्म होंगे। अब अगला टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बोर थ्योरी, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और रेडिएशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। तो चिल्पो नहीं करने का, खत्म हो जाएगा जल्दी से। ठीक भैया, ओके बाबू, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्यार मोहब्बत अपना बनाए रखना, मुलाकात जरूर होगी किसी ना किसी बैच में। मैग्नेटिक मूवमेंट रिवीजन भी कराएंगे, परेशान मत हो। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू होता, कैसे निकालते हैं? ये होता अंडर रूट n×n+2 और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, BM। इसकी यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन होती है, बोर मैग्नेटॉन होती है। ठीक है भैया। अगर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1+2 यानी क्या हो जाएगा? √3। ठीक है भैया, 1.732। अगर n की वैल्यू 2 है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 × 2 + 2 बराबर √8।
अगर n की वैल्यू 3 है तो म्यू कैसे निकालोगे? म्यू बराबर अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा रूट 50। ठीक है भैया। अब जे स्टार देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि म्यू की वैल्यू, अगर मैं तुमसे कहूं, तब तक मैं एक दो रूट निकाल लेता हूं, ट्रिक बताने वाला हूं तुम्हें। अगर मैं तुमसे बोलूं कि म्यू की वैल्यू दे रखी है, एन कैसे निकालोगे? मैंने कहा म्यू की वैल्यू मान लो 8.7 दे रखी है, तो एन कैसे निकालोगे? तुमने कहा सर म्यू बराबर होता है 8.7 बराबर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। 8.7 का स्क्वायर कर देंगे सर, एन इंटू एन प्लस 2 सर, तो 8.7 का स्क्वायर कर देंगे सर बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n सर, और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम बहुत 30 मार्क हैं क्योंकि हम क्या है, बहुत 30 मार्क हैं। कैलकुलेटर नहीं आ रहा यार। रूट की वैल्यू निकालें कैसे? हाँ, ठीक है। तो गधाओं ये मत करना ये करोगे मर जाओगे, ये करोगे मर जाओगे। म्यू की वैल्यू कैसे गिवन होगी, ध्यान से समझना। म्यू की वैल्यू में गिवन होगी 1.732। म्यू की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी 2.82। म्यू की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी 3.87। म्यू की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, सेट करने दो, 4.89। म्यू की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी 5। .9। म्यू की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी 6। 6.92 6. एक सेकेंड, एक मिनट देख लीजिए। हेलो 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 चले भाई, अगर आपको म्यू की वैल्यू ये गिवन रहेगी, मैंने कुछ सेट किया है, अब मेरे को यार रूट थोड़ी लेना आता है। अगर तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा तो तुम म्यू निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें म्यू की वैल्यू देगा मेरे भाई, जे स्टार लगाना, खटक 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 कैसे आएगा। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें, तो बेटा तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं नीट वाले, हमारा सब नीट एंड क्लियर है, हमारा सब मैथ नीट एंड क्लियर है। तो हम आपको जुगाड़ बताते हैं पकड़ना, कुछ और मत पकड़ लेना, जो पकड़ने के लिए बोल रहा हूं वही पकड़ना। 1 पकड़ो, पकड़ लिया। डेसिमल से पहले वाला वर्ड पकड़ लो, डेसिमल से पहले वाला वर्ड पकड़ लो मेरे भाई, डेसिमल से पहले वाला वर्ड पकड़ लो, बस डेसिमल से पहले वाला वर्ड पकड़ लो। डेसिमल से पहले वाला जो वर्ड है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, खत्म, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हम पढ़ते थे बड़ा कंफ्यूजन होता था, हम तो मैथ वाले थे तो गुरुजी ने कुछ ऐसा बताया नहीं, तो हम लोग क्वाड्रेटिक बनाते थे और वहीं एक्स स्क्वायर, वही श्रीधराचार्य लगाते लगाते मर जाते थे।
एक्स स्क्वायर फलाना करो, ये तोड़ो वो तोड़ो, ऐसे निकालो, प्लस आ गया माइनस आ गया, बड़ा कंफ्यूजन। जबरदस्त तरीका होता है। बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, बीएम। ऐसे बीएम का मतलब बैच मैनेजर भी होता है, ठीक है ना। ओके ओके, चले भैया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बाबू लोग, सही है सब मामला, याद हो गया, मजा आया कि नहीं? एक कमेंट बॉक्स में, ठीक, मैं देखूंगा, लाइक भी करूंगा मैं, ठीक, ओके। चले भैया, ओके, अब आओ ध्यान से समझते हैं, इस पे खूब सवाल तुमको मिलेंगे। आओ, जैसा लिखा फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, तो 10 तक तो सबका सिंपल होता है। अरे यार हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लिया। बस एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूं, तो इसको छोटा कर देता हूं, तो बुरा तो नहीं मानेगा, मान के भी क्या ही कर लोगी, है कि नहीं, है कि नहीं बाबू? याद रखना, याद रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर म्यू की वैल्यू 0 है, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। म्यू 0 कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। अगर म्यू 0 नहीं है रे बाबा, तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ये बात याद रखना। अगर म्यू 0 है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर म्यू 0 नहीं है, अगर म्यू 0 है तो डायामैग्नेटिक होगा, अगर म्यू 0 नहीं है तो पैरामैग्नेटिक होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? एमओटी, एमओटी में याद रखना, पढ़ोगे ये सब, मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कैलकुलेट, कैलकुलेट, अच्छा जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक बात और नोट कर लो यहां पे, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तुमने कहा जाहिर सी बात है, एन बढ़ाओगे तो म्यू बढ़ेगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के म्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके, पहला है मैग्नीज, दूसरा Cr, तीसरा क्लोरीन, डी, Fe। मैग्नीज होता है 25, क्रोमियम होता है 24, क्लोरीन होता है 17, Fe होता है 26, ठीक। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे मेरे भाई तुम नहीं निकाल पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। और लिखा कैसे? 25 है तो ऐसे लिखना 4s2 3d5। तुमने कहा सर वो 2-5 का सेटिंग, हमने कहा 4s क्या फुली फिल्ड है? 4s फुली फिल्ड है,
डी में कितने हैं? डी में कितने? 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। म्यू बराबर हो जाएगा √5 इंटू 5 प्लस 2 बराबर √35 बराबर 5.89। 5.9 5. ठीक है भैया। क्रोमियम 24 है, ये एक्सेप्शन है, इसका हो जाएगा 3d5 4s1। एक्सेप्शन तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, 3d5 4s1। तुमने कहा पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं लिख रहे हो? पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे फुली फिल्ड हैं, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनका कोई रोल नहीं होगा, अंदर के शेल हैं। तुमने कहा सही बात है भाई, आओ जरा। एक डब्बा, 2 3 4 5 5। ठीक, 4s में 1 है, 2 है, डी में कितने? 5। 3d में कितने? 5 भर दिया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 6.9। अगर 17 है तो तुमको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, आर्गन की जगह उससे पहले आएगा नियॉन। जितने नोबेल गैस है ना, नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, नियॉन 10। तो 10 तो लिख दिया, आप क्या लिखोगे? 3s2 3p5। क्या लिखोगे? 3s2 3p5। चाहो तो आप लिख लो, स्टार्टिंग से लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब 3s का 2 है तो भरा है, p के कितने ऑर्बिटल? 3, कितने भरने हैं? 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1। ये 3s है, ये 3s है, ये 3p है। 3p में 5 भरने तो 1 1 भर दूंगा मैं, फिर पेयरिंग करा दूंगा तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका म्यू कैसा हो जाएगा? √1 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि √3। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। सही बात है। अगर 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 तुमसे Fe26 के बारे में कोई बात करता तो 4s2 सॉरी 3d6, 4s तो फुली फिल्ड है, ठीक है सर। डी में 6 है सर, 1 2 3 4 5 6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू? ये कितना है? 3d है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया? 4 आया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया? 4 आया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया? 4 आया। 4s2 3d6 है, 4s2 3d6 है, 4s में 2 है तो पेयर्ड है बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या? 0 है। इसमें कितने? 4 आया। सॉरी, म्यू बराबर क्या हो जाएगा? √4 इंटू 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा? √24 हो जाएगा। और आपको तुक्का मारना हो तो म्यू बराबर 4.8, क्या हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, Fe+2 हो, Cr+3 हो, और वेनेडियम +3 हो, Cu+1 हो।
जब कार्बोकेटायन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो ठहरना, रुकना, जरा सबर करना। Fe का लिखो कितना है, Fe 26 है, ये होता है 3d6 4s2, तो Fe +2 कितना हो जाएगा 3d6 4s0। 3d6 क्या हो जाएगा, 3d6 का डब्बा बनाओगे, मन में डब्बा बना लो, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 बनाओगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो म्यू बराबर भी क्या जाएगा 4.8 हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है भैया। क्रोमियम का क्या होता है, 24 एक्सेप्शन है, आप लिखोगे 3d5 4s1। अगर क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन निकालो, लेकिन एक ही है तो बेटा एक है तो एक निकालो, बाकी अंदर से निकालो। 3d3 4s0 हो जाएगा, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बाबू 3। तो म्यू बराबर भी कितना हो जाएगा 3.87 के आसपास। म्यू कितना हो जाएगा 3.87 के आसपास। वैनेडियम क्या होता है, शक्तिवान 23, यानी कि 4s2 3d3 4s2। अगर वैनेडियम +3 बनाना है तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2 और एक इससे निकाल दो। ओके सर। अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है मेरे भाई, कितने 2, तो म्यू बराबर क्या जाएगा 2.8 हो जाएगा। म्यू बराबर क्या जाएगा 2.8 हो जाएगा। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। अगर आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पे अरेंज करो, मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पे अरेंज करो, तो मेरे भाई जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा, अगर मैं इन्हीं तीनों में अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन्हीं तीनों को अरेंज करो चलो एक सवाल बना देता हूं। क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसका म्यू ज्यादा होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, Fe+2 देन Cr+3 देन वैनेडियम +3। तीन टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों तैयार हैं क्या आप लोग, दोस्तों क्या आप लोग तैयार हैं, एक एम्स 2018 का सवाल किया जाए, देखते हैं कितने लोग करेंगे। गलती बहुत लोग करेंगे इस क्वेश्चन में, बस जो गलती करेंगे आप उसको अगर आप सीख लेंगे तो मजा बहुत आएगा, भरपूर आएगा, एकदम मजा मजा ही मजा आ जाएगा। चलो भाई आओ एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है if magnetic moment of V plus X is 1.732, then find its chloride राइट फॉर्मूला। ओके एम्स 2018 का सवाल है। VCl, VCl2, VCl3, VCl4
चलिए एम्स 2018 का सवाल, और आप लोग बुकलेट के क्वेश्चन कर लिया करो भाई, ठीक है ना। इस सवाल को करने के लिए मैंने टिक टिक से देख के समय दिया 30 सेकंड, टिक टिक से देख के। चलो शुरू हो जाओ। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो सर चार्ज 1 आएगा, तो सर BCl होगा। सर कितना सिंपल सवाल है। नहीं रे भूतनियों के, सॉरी, नहीं रे मेरे बाबू, नहीं रे मेरे भैया, नहीं रे मेरा बच्चा। समय हो गया, समय हो गया। वेनेडियम होता है 23, यानी कि 4s2 3d3 4s2। अगर आप देखोगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अब x 0 नहीं हो सकता ना यार, तो ये तो नहीं है। अगर +1 करोगे तो जाएगा 3d3 4s1। अगर v+2 करोगे तो हो जाएगा 3d3 4s0। अगर v+3 करोगे तो हो जाएगा 3d2 4s0। अगर v+4 करोगे तो आ जाएगा 3d1। बुद्धि वाला सवाल है भैया, मजा आ जाएगा जिसने कर लिया ना मेरे भाई। अरे गदगद हो जाएगा सीना। लड़के बोलते हैं भैया AIR 2030 वाले बच्चे बोलते हैं सर दमदार सवाल था सर, जब आपने दिया था क्लास में मजा आ गया था सर करके। ये नहीं हो सकता, वैसे भी कैसे हो पाएगा यार। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसकी वैल्यू देख के लगा कि यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो जिसमें प्लस पावर x होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 4 हो गए। 3 इसमें है, 1 इसमें। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। अब घटेगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तुमने पहले, अरे न्यूट्रल नहीं हो सकता ना, अब सोचो न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? है अरे ये कंटाप, ये वाला नहीं होगा। +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। +1 किया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, +2 किया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। कैसे पता चल रहा? अबे D3 है ना। अरे यार समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? B+3 है तो 3d2, यानी कि वेनेडियम +4 है, क्लोराइड -1 होता है। ये यहां जाएगा, यहां जाएगा। कुछ लोग कहेंगे ये तो हमको सिखाया नहीं। अरे यार बचपन में सिखाते हैं इसको। BCl 4 हो जाएगा। मजा आया कि नहीं मजा भैया? अरे मजा आया कि नहीं आया? भैया मजा आया? अरे ओ भैया मजा आया कि नहीं आया भैया? भैया मजा आया? अरे ओ भैया मजा आया कि नहीं आया भैया? चले भाई, चलो। चलिए भाई, अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन एटम। कोई भी एटम होगा तो उसके 2 पार्ट होंगे। एक होगा इनसाइड, अंदर की तरफ, एक होगा आउटसाइड।
आउटसाइड में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, और इनसाइड में जो होगा उसे बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन, जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो आउटसाइड में है एटम के वो निकाला जा सकता है। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ना एकदम स्मूथ। बच्चे का तो क्या सर मक्खन लगा रहे हो सर, अपने आप स्लिप होते जा रहा है सर, मतलब सब्जेक्ट की बात कैसे सर, ये तो मतलब सवाल ही होते जा रहा है। स्टार्टिंग से उठा के कर लेना, अभी ईयर गिनवा दूंगा, हर एक सवाल का आंसर आएगा। नहीं तो मार्कर ऐसे रख दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर एक भी सवाल नहीं हुआ। बस भरोसा करके देखते जाना। एक्सपेरिमेंट में कभी सवाल ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, नीट के सिलेबस में है ही नहीं। नया सिलेबस में देख ले रहा हूं, एक मिनट, आपको लाइव क्लास में मैं सिलेबस देख के दिखा दे रहा हूं पढ़ के। एक सेकंड, आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि एनएमसी ने क्या सिलेबस दिया है। ठीक है भैया, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम, बोर मॉडल, इट्स पोस्टुलेट। ठीक है, बोर तो पढ़ाऊंगा। डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप फॉर द एनर्जी पढ़ाऊंगा। बोर मॉडल, डुअल नेचर, ओके, डी ब्रोगली, ये सब पढ़ाएंगे। हाइजेनबर्ग पढ़ाएंगे। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ क्वांटम नंबर मैकेनिक्स बता दिया। क्वांटम मैकेनिक्स, द क्वांटम नंबर, वेरिएशन ऑफ साई है, साई स्क्वायर फॉर आर। ये ग्राफ बताऊंगा, लास्ट में ग्राफ है। क्वांटम नंबर, हुन्स रूल, हिस्टेरिया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, इसको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है। समझ गए भैया? कोई भी सिलेबस में एक्सपेरिमेंट नहीं है, ना आएगा, ना कभी इतिहास में पूछा गया। एक एक चीज मिलवा दूंगा ये लेक्चर, भरोसा है, भरोसा रखिए, क्योंकि मुझे भी अपना नाम बनाना है। जैसे आपको आगे जाना है वैसे मुझे भी आगे तक जाना है। मैंने एक शायरी सुनाई होगी बहुत पहले तक के, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे सीढ़ी खुद बनाना है। तो बेटा जैसे आप सेलेक्ट होना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, वैसे मैं भी जीवन में आगे जाना चाहता हूं। मैं भी अच्छा करना चाहता हूं, मैं भी बहुत लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे 10, 20, 50 लोगों का भला हो मेरी वजह से, क्योंकि मैं लाइफ में आगे जा पाऊंगा, बड़ा बन पाऊंगा, तभी मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। क्योंकि यार खुद के अगर खाने को लाले पड़ेंगे तो यार मैं कहां से अंबानी बन पाऊंगा। लेकिन फिर भी भगवान ने जो दिया है, जो मुझसे बन पाता है, मैं अभी भी लोगों के साथ करता हूं। तो मुझे तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन नहीं है मेरे भाई, लेकिन अपने फ्यूचर की टेंशन है। इसलिए मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा, सोचो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे कौन जानेगा, कौन मेरी बात करेगा, कौन मेरे बारे में लोगों को बताएगा कि कौन बेस्ट है, कैसे मेरी चर्चा होगी? आप ही जाओगे कॉलेज में, आप ही सिलेक्ट होगे, आप ही मिलने आओगे। तो ये मेरा जो सोच है ना, ये थोड़ा सा बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप का है। मैं सोचता हूं कि यार मैं ऐसा पढ़ाऊं कि तुम खुद ही सोचोगे यार, बस टेंशन नहीं लेने का यार, इतना पढ़ाया, कभी लगा कोई दिक्कत नहीं ना, चिल्लो। जितना पढ़ाऊंगा टू द पॉइंट, और मैं बोल रहा हूं ना, इससे स्मूथ लेक्चर तुम्हें पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं। पूरा टॉपिक एकदम मक्खन के तरीके से हो जाएगा। मक्खन मतलब समझ रहे हो, ऐसे स्लिप होता जाएगा। ठीक है भैया? ठीक सर, इनसाइड आउटसाइड। तुमने कहा सर इनसाइड का मतलब क्या? हमने कहा देखो एक एटम है। तुमने कहा हाँ एटम तो है। ठीक है सर, आप बोल रहे हो एटम है। तो हमने कहा आज के बाद से तुम ऐसे याद रखना, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ऐसे, और बाहर इलेक्ट्रॉन है। तुमने कहा ऐसे थोड़ी होता है। हमने कहा मान लो बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ध्यान से समझना। अगर मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, इसको एजेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता, ठीक है, या फिर बुरा मत मानना कोई भी, कभी ऐसा लिख दे तो गलत नहीं है, गलती से लिख दे तो गलत नहीं है। तुमने कहा ठीक है, इसका मतलब क्या है?
जो ए होगा वो मास नंबर होगा, याद रखना नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। जो जेड होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो वो जेड के बराबर होगा। अगर तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने होंगे तो भी जेड के बराबर होगा। अगर तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो वो ए माइनस जेड के बराबर होगा। तुमने कहा क्या बात कर रहे हो सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैं ये मॉडल पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। किसमें? न्यूट्रल एटम में, जिसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1 का साइन, प्रोटॉन पे +1 का साइन, न्यूट्रॉन पे 0 का साइन दर्शाते हैं। न्यूट्रल पे चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है, नहीं पता? क्या इसकी बात आपको नहीं पता है? किसने डिस्कवरी की है यह भी नहीं पता है? अब ऐसे मत बोलो यार, मॉडर्न फिजिक्स में पूरा पीएचडी करोगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोरोन मॉडल जैसे है हमारे में, रदरफोर्ड मॉडल फिजिक्स में, हमारे में नहीं है। उसका R बराबर R0 1 पावर 1/3 लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है भाई, देख लो। चलो चले भाई, आगे बढ़े क्या? आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ओके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है भैया। अगर मुझे लिखा जाए C612, ओके। आज मुझे खांसी ज्यादा आ रही है, उसका रीजन है कि कल जो है मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने चला गया और मुझे ठंड लग गई। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 6, प्रोटॉन कितना होगा तो 6, न्यूट्रॉन कितना होगा 12 - 6 बराबर 6। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पूछे तो 1, प्रोटॉन पूछे तो, चार्ज मत लिखो, कोई जरूरी थोड़ी है चार्ज दिखाना। प्रोटॉन पूछे तो 1, न्यूट्रॉन पूछे तो 1 - 1 बराबर 0। कई बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। नहीं, बराबर नहीं होते। मैक्सिमम केसेस में बराबर हो सकते हैं बट बराबर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन क्या होता है 14 - 7 होता है। इसमें से घटा दो, कितना आएगा 7। इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन क्या जाएगा 16 - 8। कैसे लिख रहा हूं? जो जेड है वही तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो A - जेड है वही तो क्या है, न्यूट्रॉन है। तुमने कहा मामला क्लियर है सर। इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन 9, न्यूट्रॉन 19 - 9 बराबर 10, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 23 - 11। ये क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्लास 11th कह रहा हूं 8th में पढ़ाता हूं मैं, मतलब मैं क्यों पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं क्लास 8th में पढ़ा हूं। उम्मीद करता हूं तुम 9 10th में तो ये चीज पढ़े ही होगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि नहीं यार मुझे O-2 N-3, नहीं यार OH-, नहीं यार NH3,
नहीं यार NH4 प्लस, नहीं यार H3O प्लस। आइए ध्यान से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमेशा जुड़ेगा घटेगा कौन? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर साइड पे कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 2 10, प्रोटॉन 8 रहेगा, न्यूट्रॉन 8 रहेगा। यानी कि इस एटम में सिर्फ चेंज क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं, बस। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 + 3, प्रोटॉन 7 ही रहेगा, न्यूट्रॉन 7 ही रहेगा। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है। OH माइनस में क्या होगा? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने? 10। प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता है, प्रोटॉन फिक्स होता है। ऑक्सीजन में 8 है, हाइड्रोजन में 1 है, तो कितना हो जाएगा? 9। न्यूट्रॉन की बात करें मेरे भाई, न्यूट्रॉन की बात करें, अच्छा है, अच्छा है, इधर देखो। न्यूट्रॉन की बात करें तो 8 आएगा, और हाइड्रोजन में 0 होता। पीछे पलट के देखो, पीछे तो देखो, पीछे 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 बताया है अभी, पीछे देखो, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके। नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 3, 10। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 7 + 3 10। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है। ओके। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान से समझना, बहुत गजब की चीज। नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 4 -1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुमने कहा सर तो कितना हो जाएगा? 10। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 7 प्लस, ध्यान से समझो, इससे बड़ा कंफ्यूजन है। ओके, तो कितना हो जाएगा? 7 + 4 कितना? 11। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। ये है होमवर्क। तुमने कहा अच्छी बात है, निकाल लेंगे सर, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है सर, आपने मूल कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा तो बताया था। ठीक है सर, मस्त, रुको, चिल करो तुम। अब पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर्स। ठीक है भैया? ओके। चलो, आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर, एंड सेम का मतलब इक्वल एंड डिफरेंट, क्योंकि बेटा अलग अलग एटम का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है अलग अलग होता है, ठीक है ना? एंड डिफरेंट एटॉमिक ओके। जैसे 6C12, 6C13, 6C14, क्या बात है। दूसरा 7N13, 7N14, 7N15। चले भाई, आगे बढ़े क्या? ठीक है भैया? तूने कहा सर समझ रहे हैं, 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 समझ रहे हैं। ओके। आइसोबार, अरे इस पे जोर नहीं दिया क्योंकि तुम्हें पता है भार सेम होना चाहिए। भार मतलब मास, सेम एटॉमिक मास, बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या बात है। जैसे 6C14, 7N
14। दूसरा एग्जांपल है N7N, नहीं, अरे का, हाँ का आर कर आर्गन, पोटेशियम, आर्गन 18 है रे, 18, पोटेशियम 40, 19, कैल्शियम 40, 20। आपसे कभी एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, आपसे दिया जाएगा और पूछेगा बताओ एटॉमिक आइसोटोप कौन है, आइसोबार कौन है, आइसोटोप कौन है, आइसोबार कौन है। ठीक है भैया, ठीक है। इसमें लिखना चाहो एक और फेमस एग्जांपल लिख सकते हो 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव होता, क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता। ठीक है भैया, आइसोटोप, आइसोबार, और तीसरा है आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक बोलते हैं उसको, आइसोटोनिक। सेम या इक्वल बोल दो, सेम या इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, जैसे 6C13, 7N 14। इलेक्ट्रॉन कितने, 6, प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन कितने, 13 में से 6 घटा दो, कितने आ जाएंगे, 7। इलेक्ट्रॉन कितने, 7, प्रोटॉन कितने, 7, न्यूट्रॉन कितने, 7। जब न्यूट्रॉन सेम हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। देखो मैं इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, तुम सोच रहे होगे कि यार जल्दी जल्दी लिख के खत्म कर रहा हूं। हाँ, ये जल्दी वाला ही टॉपिक है बउआ, बहुत जल्दी वाला टॉपिक है, इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं बोले आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, चलिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमने कहा इलेक्ट्रॉन बराबर हो जैसे N-3, O-2, F-Na+1, Mg2+, एल्युमिनियम+3। ठीक है भैया, अगर तुम कैलकुलेट करोगे सब में, सोडियम होता 7 3 10, ऑक्सीजन होता 8 2 10, 9 1 10, 11 में से 1 चला गया 10, 12 में से 2 चला गया 10, 13 में से 3 चला गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसी प्रकार F-3 ले लो, S-2 ले लो, Cl- ले लो, ठीक है, आर्गन ले लो, K+ ले लो, Ca2+ ले लो। फास्फोरस 15 होता, 15 3 18, 16 2 18, 18 नहीं 18, 17 1 18, और 18 तो होता ही है। 19 में से 1 चला गया 18, 20 में से 2 चला गया 18, यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो आयंस हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे N2CO। N2CO क्या हो गया, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 7 14, 8 6 14, कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे N2O, CO2, 7 दूनी 14, 14 8 कितना हो गया 22, 8 दूनी 16, 6 कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे
H2O, NH3, इन सब में क्या क्या है? 10-10 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन निकालना मैंने बता दिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इक्वल होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए या सेम होने चाहिए। आइसोटोप्स उसे बोलते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होने चाहिए। आइसोबार बोलते हैं जिसमें एटॉमिक मास सेम होने चाहिए। आइसोटोन है, आइसोटोनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक बोलते हैं जिसे। किसे बोलना चाहिए? जिसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। इसे नोट करो। आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है ना भैया? देख लो, ध्यान से देख लो भैया। अभी इससे हम सवाल करेंगे, परेशान मत हो। ठीक है भैया, इस पे हम लोग अभी सवाल करेंगे, परेशान मत हो बाबू। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़े, क्या नोट कर लिया? ठीक है। एक होता है आइसोडायफर्स। ठीक है भैया। सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, बट न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है भैया। जैसे 6C13 7 and 15। इलेक्ट्रॉन कितने? 6, प्रोटॉन कितने? 6, न्यूट्रॉन कितने? 7। इलेक्ट्रॉन कितने? 7, न्यूट्रॉन कितने? प्रोटॉन कितने? 7, न्यूट्रॉन कितने? 8। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालोगे तो कितना आएगा? 1। यहां पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालोगे तो 1 आएगा। इसे बोलेंगे आइसोडायफर्स। क्या बोलेंगे? आइसोडायफर्स। एक होता है आइसोएस्टर्स। इनका रोल नहीं है बहुत ज्यादा, हाँ पहले आते थे तो पूछा जाता था। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स। तुमने कहा समझे नहीं? एटम भी सेम होने चाहिए, जितने एटम इसमें हो उतने एटम उसमें होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें उतने इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। तुमने कहा ऐसा ऐसा कौन सा एग्जांपल है? जैसे N2 एंड CO। दो एटम है दोनों में, 2 एटम इसमें 2 एटम इसमें, 2 एटम्स हैं, ठीक है भैया सेम है, और 14 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे बोलेंगे आइसोएस्टर्स। आइसोडायफर्स खत्म हो गया, सिंपल था वो। दूसरा एग्जांपल, जैसे बोला N2O और CO2, दोनों में 3 एटम है, ठीक है, और 22 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जब एटम भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, तो उसे बोलते हैं आइसोएस्टर्स। आइसोडायफर्स में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन बराबर होने चाहिए, लेकिन याद रखना न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जीरो नहीं हो सकते। ओहो, जीरो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आइसोडायफर्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन बराबर होते हैं। आइसोएस्टर्स क्या होते हैं? लाइक सिस्टर, जिसमें मम्मी पापा दोनों बराबर हो, यानी कि बराबर मतलब सेम हो। N2CO, 2 एटम है और 14 इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलते हैं आइसोएस्टर्स। ठीक है भैया, चलिए आइए कुछ सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कल इसको रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी सवाल कर लेते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन फॉलोज द हुंड्स लॉ। हुंड्स कहता भैया अप स्पिन में भरना, ये फॉलो कर रहा है। 3 भरने थे तो पहले एक भरना था, फॉलो नहीं कर रहा है। 3 भरने थे, फॉलो नहीं कर रहा। अप डाउन है, फॉलो नहीं कर रहा। एक किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसके N+L की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है भैया, ओके ओके। 3 2 5 6 4 8, जिसका N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी।
अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल आफ्टर कंप्लीटिंग np लेबल द इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू। अगर n प्लस एल की वैल्यू निकालोगे तो n है, l की वैल्यू 1 होगी, तो यानी कि n प्लस 1 हो गया। यानी कि अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल आफ्टर कंप्लीटिंग np लेबल्स किस में जाएगा? जिसकी एनर्जी n प्लस 1 से ज्यादा होगी, nn की n प्लस 2 में जाएगा। यानी कि n प्लस 1 से आगे जाएगा तो कहां जाएगा? n प्लस 2 में जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। इसका n प्लस 1 निकालोगे तो n माइनस 1 प्लस 2, n प्लस एल निकाले, n क्या है? n माइनस 1 है, यहां पे समझो बात को, नहीं n की वैल्यू 6 रख के तुम सॉल्व कर लो तो n प्लस 1 हो जाएगा। सेम है, अब सोचो सेम था, n माइनस 1 है, वो n है, यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी। n प्लस 1, n प्लस 1 में क्या हो जाएगा? n प्लस 1 हुई, n ही होगा, n प्लस 1 होगा। ठीक है भैया, ठीक है। ओके, इसका क्या हो जाएगा? n प्लस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू 2 है। इसमें क्या हो जाएगा? n प्लस 1 प्लस 1 बराबर n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, अरेंज करते हैं अब। सबसे कम किसका है? n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, फिर आएगा n प्लस 2, n प्लस 2। अब n प्लस 1 में सबसे पहले आएगा n माइनस 1 डी, उससे ज्यादा हो जाएगा n p, उससे ज्यादा हो जाएगा n प्लस 1 s, फिर उससे ज्यादा हो जाएगा n प्लस 1 s। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? n प्लस 2 डी, यानी कि एन डी, फिर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 p। n प्लस एल वैल्यू निकाल लो, फिर जिसका n कम है उसको पहले रखो, जिसका n ज्यादा उसको बाद में रखो। आंसर हो जाएगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग np किस में जाएगा? n प्लस 1 s में जाएगा। n प्लस 1 s में जाएगा। क्या बात। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p इज। 3p में अगर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 3p3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 3p3 लिखना पड़ेगा। ओके, तो 3p3 किस में हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये होगा। 4 6 10, 10 5 15, आराम से। परेशान आप बिल्कुल नहीं होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसमें ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे कर चलता है, फिर एक ऐसे ऐसे चलता है, दोनों सिखाऊं, परेशान मत। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, जरूरत पड़ी तो आगे के भी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह। ठीक चलेगा, चलेगा। और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। आज आगे देखना तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कितने सवाल पूछेंगे? 3 से 4 सवाल पूछे गए। 20 में, 21 में, 22 में, 23 में कितने सवाल पूछे गए आज के लेक्चर से? जाके देखना। 24 है, 24 3d5 4s1 होता, 3d5 4s1, 3d5 4s1, 3d5। नशा करके गांजा फूक के बनाते हैं यार ये लोग। 4s1 3d5। In manganese atom, the total number of orbitals populated by one or more electrons. In manganese atom, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, फिर आएगा 4s2, 3d5। कह रहा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाओ जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है भैया, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। पेयर्ड 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 पेयर्ड, इन सभी में तो 2-2, एक 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 एक, 1 2 5 6
9 10 5 15 कितने ऑर्बिटल हैं? 15। पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम +2 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1s2 2s2 2p6, तो बेटा इसमें 0 है, ठीक है ना, सारे पेयर्ड। शक्ति ये 22, तो इसका क्या हो जाएगा? 4s2 3d2। लेकिन अगर 3 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 4s1 हो जाएगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। वेनेडियम +3 ये होता 23, यानी कि होगा 4s2 एक मिनट गलत हो गया, (3d2 4s2) ये जाएगा 3d3 4s2। तो यहां से निकालोगे तो कितना बनेगा? 3 निकालोगे तो क्या बनेगा? 3d2 2 हो जाएगा। यहां से निकालोगे 3 तो क्या हो जाएगा? 3 निकालोगे तो यार एक ही बचेगा। अरे यार यो क्या हो रहा है यार, ठीक है दिमाग झंझना जा रहा है। तो 3 निकाल दो तो 3d2 यानी कि 2 ये 26 है, 3d6 4s2 यानी क्या आएगा? ये 3d5 5। अब यार ये भी मत पूछने लगे ना, ठीक समझ गए भैया? कर लो बाबू, कर लो मेरा बच्चा, कर लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Fe होता 26, Fe2 Fe3 Fe4। Fe 26 हो जाएगा 4s2 3d6, ठीक है भैया। 3d6 4s2 में अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 3d6 4s2। अभी इसमें 4 है, 4s1 निकालोगे 5 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5। तो Fe1 तो दिया नहीं है, 2 निकालोगे तो 4 होगा, 3 निकालोगे तो 5 होगा कितना? Fe +3 समझ गए कि नहीं समझ गए? निकाल के चेक कर लेना। ये होमवर्क क्लास में कराया है, ध्यान से देख लेना। एटॉमिक नंबर कितना है? होमवर्क क्या है? होमवर्क ये होमवर्क आज के टॉपिक्स को, ये पीछे से श्रीवल्ली वाला ऐसे चलता था, हाँ ठीक है, सुनो जरा। आज के टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से स्मूथली खत्म किया है। क्वांटम नंबर खत्म हो चुका है, आपको भी पता है, तभी हम लोगों ने एटम के बारे में शुरू किया था। कल 2-3 सवाल हम लोग करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कि 50% अगर बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए, एनसीईआरटी के 1-2 सवाल लेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या बोर थ्योरी, ठीक है ना। तो आज कौन सा लेक्चर था? ये लेक्चर नंबर 4 है, नहीं लेक्चर नंबर 3, ये लेक्चर नंबर 3 है। 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 3 लेक्चर में, हाँ 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर सरफेस लगेगा, वैसे अपने पास 3 लेक्चर है पढ़ाने को, बट 2 ही लेक्चर में हो जाएगा। मेरे को पता है कि क्या ही पढ़ा दूंगा यार उसमें, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो, पीवाईक्यू जरूर करना, डीपीपी कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना, मजा आ जाएगा। पीवाईक्यू के सारे सवाल बनेंगे ना, वापस आके एक दिल भेजना और रेटिंग जरूर कर देना यार, सारे लोगों पे करते हैं, कर ही दोगे तो अच्छा रहेगा, भगवान भला करेगा सबका। चलिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
हु